खबर खबर चाहे हो राजनीतिक जगत की या फिर खेल जगत की या फिर जुड़ी हुई हो मनोरंजन जगत से, बिना किसी रीजन देखते रहिए समाचार विजन। नमस्कार, एक बार फिर मैं गाजीपुर बॉर्डर पे उन रिटायर्ड सैनिकों के बीच में खड़ा हूँ जहाँ पे उनको 54 दिन के इस किसान आंदोलन में अपनी साझेदारी दी है और इन तीनों कानून को वापस कर ले, तभी हम जवान भी यहाँ से वापस जाने वाले हैं। नहीं तो किसानों के बीच में ही हम भी अभी तक सीमाओं पर प्राण की आहुतियाँ देते आए हैं, आज किसानों के बीच में भी देने के लिए तैयार हैं। दूसरा ये बात करना चाहूँगा कि जो सरकार है ये अभी 2 साल का अल्टीमेटम दिया है कि 2 साल के लिए कानून को बिल्कुल लंबे रस्ते में डाल दिया जाएगा, इससे कोई वो नहीं होगा। किसान क्या वो 2 साल का जो समय दिया जा रहा है सरकार दे रही है, तो इसमें भी क्या सरकार की क्या मंशा लग रही है कि ये केवल जुमलेबाजी है, आगे आकर के कुछ और इसमें इम्प्लीमेंटेशन कर सकती है या नहीं? ये टोटले जुमलेबाजी है और सरकार धोखा में डाल रही है किसानों को, क्योंकि ये जो आंदोलन अभी खड़ा हुआ है ये सिर्फ किसान आंदोलन नहीं रह गया है, महाजन आंदोलन हो गया है। पूरे देश के किसानों के अलावा मजदूर और आम वर्ग भी आए हुए हैं और देश बचाओ आंदोलन चल रहा है। और सरकार चाहती है कि 2 साल के लिए टरका करके और जो है कि इसको फिर जो है कि इसे लागू कर दिया जाएगा, तो ऐसे नहीं होने वाला है। 2 साल 3 साल कुछ नहीं, अगर इसने सीधा सवाल है तीनों बिल वापस, तब घर वापसी तीनों बिल वापस करे, एमएसपी निर्धारण उससे कम रेट पर लेने वालों की सजा का प्रावधान कानूनी रूप में दे और जो किसान शहीद हुए हैं उनके लिए माफ़ी मांगे, तब इस सरकार का छुटकारा होगा। इससे पहले कहीं छुटकारा होने वाला नहीं है, यहाँ सभी डटे रहेंगे। यमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, ये वतन के पुजारी हैं, कफन बेच देंगे। अगर सो गए यहाँ के किसान तो ऐसे ऐसे खद्दरदारी है जो पूरा देश बेच देंगे। तो ये क्या अतिशयोक्ति है या सही है? ये सही है। इस बात पे जवाब देता हूँ कि बिल्कुल सही है। फूल भी हुए हैं और खुशबू समंदर भी हुए हैं, जो आप कह रहे थे। फूल भी हुए हैं, खुशबू समंदर भी हुए हैं, और जब दुनिया ने सताया तो पत्थर भी हुए हैं। और उनको हमेशा हमने अंग्रेजों को दिया, मुगलों को दिया, पूर्ववर्ती सरकारों को जवाब दिया कि खद्दर जो चमन को बेच देते हैं, यही भारतीय लोकतंत्र की परंपरा है। ना कभी तिरंगा झुका है, न झुकेगा, न देश टूटा है, न टूटेगा। किसान एकता, देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, वंदे मातरम। बता दो सत्ता के नसीनों से जो वो मुसलसल जाम पीना चाहते हैं, हर शाम एक शीशा की हसीना चाहते हैं, बता दो उनसे कि इस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता। उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस देश की सरहद की निगहबान हो जवान और किसान। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। यही बात मैं मर्दोल चतुर्वेदी, रिटायर्ड बीएसएफ बनारस से। आप कह रहे थे कि रवैये से ऐसा नहीं लगता कि सरकार झुकी हुई। मैं कहना चाहूँगा कि रस्सी जल गई है, ऐठन नहीं गई। प्रमाण के साथ पहले सरकार कहती थी, पहले पंजाब का आंदोलन दिखा नहीं, अंधी बनी थी, फिर उसके बाद बोला हम तो जी ये मानते ही नहीं असली किसान है। फिर क्या हुआ, असली किसान भी हुए, इस किसानों से बात भी करी, फिर बोला कि हम कुछ नहीं करेंगे, फिर संशोधन भी किया। अब क्या कर रहे हैं, 1.5 साल के लिए 2 साल के लिए हम होल्ड कर देते हैं। तो क्या हुआ, रस्सी जल गई, ऐठन नहीं। अभी देखना ये साष्टांग दंडवत करके, संस्कृत अच्छा बोलते हैं, शास्त्रों की जानकारी है। बिल्कुल आप हमारी एनर्जी आप तो शास्त्रों की बात करते हैं, ये साष्टांग दंडवत भी करेंगे। और बताऊं इन पे जो किसान मरे हैं, 121 लगभग किसानों को शहीद हुए हैं, इन पर, इस सरकार पर, इस मुखिया पर, जो नरेंद्र मोदी जी हैं, इन पर 302 का मुकदमा चलेगा, क्योंकि इनकी नीतियों की वजह से शहादत हुई है। ये भाग नहीं सकते हैं बिल्कुल। और ये इनको सत्ता से मैं एक मांग करता हूँ कि इनको माननीय सुप्रीम कोर्ट इनको तुरंत बर्खास्त करे और देश में राष्ट्रपति कानून लागू करे। जी पूछिए, अब क्वेश्चन पूछिए। आपने बहुत बाकी से का जवाब, लेकिन एक सवाल सर से मैंने सवाल किया था लास्ट में, जो शहीदों
उनके घर के लोग हैं। इतनी बड़ी अर्नब गोस्वामी के मामले में लीक हुआ है मामला और पूरे देश इस समय उसको देख रहा है और पूछ रहा है, जैसे आपने कहा कि झूठता है भारत, तो पूछता भारत था, अब पूछता है भारत। तो क्या उन शहीद जवानों के घर वालों को अब आगे आकर के उनके खिलाफ, सरकार के खिलाफ और अर्नब गोस्वामी के खिलाफ दायर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल, मैं वाराणसी संसदीय क्षेत्र के जो पुलवामा में शहीद हुए रमेश यादव, उनकी एक पत्नी है, बच्चा है छोटा, वो अकेले रहती है, हालांकि नौकरी मिल गई है, लेकिन क्या वो यहाँ आ सकती हैं? मेरे पास, मैं जवान समाज समिति अध्यक्ष, मेरे पास गुहार लगा रही है। जो बनारस से सटे डिस्ट्रिक्ट चंदौली में परसों मोदी जी वहाँ पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय का मूर्ति का अनावरण कर रहे थे। मैं पूछना चाहूँगा कि आपके संसदीय क्षेत्र के जो पुलवामा में शहीद हुए थे, वो रमेश यादव की मूर्ति का अनावरण कब होगा? क्या यही आपका राष्ट्र प्रेम है? मैं पूछना चाहता हूँ, सांसद जो श्रम मंत्री भी है महेंद्र पांडे जी से, आप भी उस मूर्ति अनावरण में थे। अनिल राजभर जी से मैं पूछना चाहूँगा कि उनके ही डिस्ट्रिक्ट के अवधेश यादव जो पुलवामा में शहीद हो गए थे, उनकी मूर्ति का अनावरण कब होगा? मैं चंदन राय चंदौली डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, उनकी मूर्ति का अनावरण कब होगा? कहीं ना कहीं उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उन जिनका सुहाग उजड़ गया, उनके सुहागिनों से जो विधवाएं, उनसे पूछो, उनके बाप से पूछो, उनकी बहनों से पूछो, जो आज भी उनकी आंखें एक बार जब दरवाजा खटखटाता है तो देखते हैं कहीं आ तो नहीं गए, उनसे पूछिए उनके दिलों पर क्या गुजर रही है। ये मौत की सौदागर सरकार लाशों पर बैठ करके जो राजनीति करती है, जिसने पुलवामा अर्नब के चेक से खुलासा हुआ, पुलवामा लाशों पर बैठ करके चुनाव जीतती है। देश की बात नहीं, पार्टी की बात बचाने की बात करती, पार्टी की भी नहीं, अपने सत्ता की सुख मलाई जो संसद में गर्म पानी से नहाते हैं हमारे पैसे से, जो सब्सिडी के पूरी मलाई खाते हैं हमारे पैसे से, यात्रा करते हैं हमारे पैसे से, इसके खाने के लिए आतुर है। कहीं न कहीं ये लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खत्म ही हो चुका है। न्यायपालिका भी निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि बिक चुकी है। जिस प्रकार से 2-3 वाक़ये हुए हैं, तो कहीं न कहीं लोकतंत्र बचाना है। और मोदी जी को यही है कि उनके लिए हम आवाज़ बन रही थी, जो आप क्वेश्चन किए थे, उनकी रमेश यादव, अवधेश यादव, चंदन राय की और भी जो 44 थे, उनकी आवाज़ हम हैं, उनके परिवार के सदस्य। हम पूछ रहे हैं कि आपने क्यों लाशों पर बैठ करके सौदा किया, क्यों हमको वोट के लिए हमारी बलि चढ़ाई? क्या यही आपका राष्ट्रवाद था? इसीलिए हमने आपको वोट दिया था, आप तो बहुत बड़े बहुरूपिये निकले। तो कहीं ना कहीं ये जो आर्तनाद की आवाज़ है, ये वायुमंडल में गूंज रही है, और ये बारूद बनकर वो जो पत्थर की संसद है उसको चकनाचूर कर देगी। वो दिन दूर नहीं, 26 जनवरी से पहले ही सब कुछ हो जाएगा। 26 जनवरी से पहले। अच्छा, अब मैं किसानों की जो कल की बैठक हुई है सरकार की और किसानों के बीच में, तो सुप्रीम कोर्ट का भी रवैया वही दिख रहा है। सरकार की बोली पे अपनी बोली जा रही है। सुप्रीम कोर्ट जो है उससे सवाल किया जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने 4 लोगों के सदस्य की टीम बनाई, उसको वो कह रही है कि अगर चारों लोगों की बातों को माना नहीं जा रहा है, जो किसान नहीं मानते हैं, तो उनकी अवहेलना नहीं किया है। ये नूरी कुश्ती हो रही है। मैं पूछना चाहता हूँ, सरकार सुप्रीम कोर्ट की बात मानती है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 14 दिन के अंदर में गन्ना का पेमेंट हो ब्याज सही। क्या सरकार ने किया? नूरी कुश्ती उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? कुछ किया नहीं किया। फिर अरे भाई, पीड़ित जाता है कोर्ट में, पीड़ित गया, सरकार गई, सरकार जाने सुप्रीम कोर्ट, हमने तो समिति मांगी नहीं थी, समिति बना दी। इस मुद्दे को भटकाने के लिए समिति ने क्या किया कि उस दूध की रखवाली के लिए बिल्लू को नियुक्त कर दिया। वही समिति सदस्य थे जो कहीं न कहीं बिल के पक्ष में थे। मैं कल एक और आया है, आप ध्यान नहीं दे रहे, सुप्रीम कोर्ट का एक और कमेंट आया है कि अक्सर ये परंपरा बनती जा रही, जो सुप्रीम कोर्ट जो भी कहती है लोग उसको मानते नहीं है, कहते हैं कि ये खिलाफ में है। माननीय सुप्रीम कोर्ट उन नेताओं से क्यों नहीं पूछती है कि वो नेता, अक्सर हम जब सच के लिए जाते हैं, आंदोलन करते हैं, तो कहते हैं भारत टुकड़े गैंग है। किसी पगधारी को देख लेते हैं तो नेता कहते हैं उनकी ट्रेंड बन चुकी है कि ये खालिस्तानी है, तमाम तरह से ये जो है पाकिस्तान प्रो है। जब नेता कहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं कमेंट करता है? हम पे उन्हें उठाता है, आम जनता पे, कि ये क्यों कहते हैं? क्यों नहीं कहेगा भाई? आप उन्हीं को बना दिए। तो कहीं न कहीं आज सुप्रीम कोर्ट भी, मैं पूछना चाहता हूँ, अर्नब का चेक लीक हुआ,
प्रधानमंत्री कार्यालय से सुरक्षा सदस्य 16 तारीख को आज 21 तारीख 5-6 दिन हुआ, तो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा सवाल है। तो क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है? क्यों नहीं सरकार को बर्खास्त करके इस पर जांच बैठा रही है? मान लीजिए जिस प्रकार से चैट लीक हुआ, अगर वो चैट लीक हो करके अगर हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान को चला जाता, उसके पहले जब हमारे फाइटर उड़ान भरते तो पहले से तैयारी करके ध्वस्त नहीं कर देता? क्यों लीक हुआ? वो जो सुरक्षा अस्थायी सदस्य है, कैसे हुआ? कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए, मैं कहता हूं कि बर्खास्त कर जांच बैठाई जाए। और अमित शाह जो गृहमंत्री राजनाथ सिंह इस पर एक शब्द भी नहीं बोला, तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं इस बात के उनको अरेस्ट करती है? उनका दायित्व बनता है जनता के सामने आए। लेकिन उस चैट में एएस भी आया है, एएस कहीं ना कहीं लगता है कि अमित शाह को रिपोर्टिंग की गई है, बालाकोट की स्ट्राइक। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें मैं पूछता हूँ कि पुलवामा अटैक, उसमें गाड़ी टकराने से विस्फोटक गाड़ी थी, गाड़ी को कौन चेक करता है? चेक पोस्ट पर। चेक पोस्ट क्यों हटाए गए? मैं पूछता हूँ चेक पोस्ट क्यों हटाए गए? किन अधिकारियों ने हटाया? किसके आदेश पर हुआ? क्यों नहीं जांच हुई? मैं जांच कर, क्या सुप्रीम कोर्ट जांच करने का आदेश देगा? मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से अगला क्वेश्चन करता हूं कि ऐसे मामलों में जो इतना बड़ा खुलासा है, राष्ट्रीय सुरक्षा से बड़े लोग शामिल होंगे, तो इस आधार पर अर्नब गोस्वामी की हत्या की जा सकती है। क्या अर्नब गोस्वामी सुरक्षा या उनको कस्टडी में लिया जाएगा? क्या यही सुप्रीम? अभी तक 6 दिन हो गया, ना गृह मंत्री का कोई टिप्पणी आई, ना रक्षा मंत्री की आई, ना प्रधानमंत्री की आई, ना किसी इनके नेता की आई। तो कैसे समझने कि लोकतंत्र जिंदा है? लोकतंत्र और न्यायपालिका कहाँ है? बताइए मुझे। आपसे सवाल है। आज भी रात को जब बात हुई थी किसान और सरकार के बीच में, तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यही बयान स्टेटमेंट कहा था कि अब जो है लोकतंत्र, जब यहाँ से किसान चले जाएंगे तो लोकतंत्र जीत जाएगा। लोकतंत्र जीत जाएगा कहना, मैं कहना चाहता हूँ कि एनआई की जो सम्मन जारी हो रहे हैं, सम्मन वो किसानों पर क्यों, वो पत्रकारों पर क्यों? अगर लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो सम्मन अर्नब गोस्वामी पर क्यों नहीं? तब लोकतंत्र जिंदा मैं मानता हूँ। इस आधार पर अगर लोकतंत्र को जिंदा न्यायपालिका क्या कर रही है? क्यों नहीं सरकार को बर्खास्त कर रही है? क्यों नहीं नीतियों के चलते इतने शहीद हुए किसान, उसका जिम्मेदार कौन? सरकार। तो उस पर 302 का मुकदमा क्यों दर्ज किया थी? तब तो लोकतंत्र मानता हूँ जीतता है, ऐसे कि लोकतंत्र जीतता है। सब आप कहते जाए और ये मेरी जो 5 साल की सत्ता सौंपती है आपको, वो सब मानती जाए। क्या यही लोकतंत्र है? आजकल चर्चा का विषय चल रहा है पुलवामा कांड का, उसमें जिस तरीके से लीक हुआ है फेसबुक उनका अकाउंट, उनका लीक हुआ है, उसमें जो है सरकार को आप पूरी तरीके से कटघरे में देखना चाह रहे हैं, या सरकार की बनता है या अर्नब गोस्वामी के हिसाब से सरकार की? देखिए, जैसे चार्ट लीक हुआ है, कि चार्ट लीक कहाँ से हुआ है? पीएमओ ऑफिस से हुआ है, तो इससे तो बिल्कुल सबूत के साथ जाहिर हो गया कि सरकार का और इनके अर्नब गोस्वामी का बिल्कुल मिली भगत से काम हुआ है। अर्नब गोस्वामी के मामले में, अर्नब गोस्वामी के मामले में ये कहना चाहूँगा, पहली बात तो इसमें सबसे पहले तो उसको जेल में डाला गया, और इस आदमी ने 16 तारीख से आज तक इतनी चैट आई, आज तक हमारे गृह मंत्री ने मुंह क्यों नहीं खोला? अगर एक भी एक्टर मर जाता है तो ये उसको वो करते हैं, व्हाट्सअप करते हैं, ट्वीट करते हैं। अर्नब गोस्वामी ने, आप एज ए हिंदुस्तानी, आप एज ए देशभक्त, उस आदमी को तो चौराहे पे खड़े होकर जूता मारने चाहिए, और जिन लोगों ने उसके साथ चैट किया उनको भी उसे मारना चाहिए। साथ आपका दिल भी यही कहेगा एज ए पत्रकार, एज ए हिंदुस्तानी। और उसने जो किया है, आप उसको, मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ इस बात से कि ये बताइए कि 3 दिन पहले अर्नब गोस्वामी को कैसे पता चल जाता है कि अटैक होगा, या अर्नब गोस्वामी को कैसे पता चल जाता है कि 370 धारा लगेगी? गद्दार तो ये है, भले मेरे को फांसी पे चढ़ा दे, उसमें कोई इज्जत नहीं है। अगर गद्दार तो हमारे सरकार है, उसमें अर्नब गोस्वामी तो बाद में आता है, वो तो एक दलाल है, वो तो एक बनिया है। ताकि तमाम रिटायर्ड पुलिस अफसरों से और से हवलदार मेजर से इनसे बात हुई, और इन्होंने भी बस एक ही हुंकार है। कल तक सरहदों सीमाओं पे बलिदान हुआ करते थे
आहुतियाँ दिया करते थे। आज किसानों के बीच में अगर आहुतियाँ देना पड़े तो भी देने के लिए हम तैयार हैं। जय जवान।